तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके रसायन शास्त्र का जो सब्जेक्ट है इससे आपके जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए कौन से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज करके देखेंगे ताकि आपको भी ये पता चल सके कि आपके किस चैप्टर से कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहे हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न छूटे ना। तो आइए बिना समय बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न जो बन रहा है वो है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए ये जो प्रश्न है आपके 2 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाता है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जाए। तो इसका जो आंसर होगा वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि इसके ऊपरी सतह पर लगे धूल के कण साफ हो जाए और मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष के संपर्क में आ सके। तो आपको पता चला कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है ताकि इसकी सतह पर जो भी धूल कण जमे होते हैं वो साफ हो जाए और मैग्नीशियम की जो सतह होती है हवा के प्रत्यक्ष के संपर्क में आ सके, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक, आइए अब अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है वो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका जो आंसर होगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर को विस्थापित किया जाता है। ठीक, और लौह सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे Fe+CuSO4 को जब विलयन में डुबाएंगे तब वहाँ पे हम लोगों का क्या FeSO4+Cu यानी कि कॉपर का निर्माण होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तीन नंबर जो प्रश्न है वो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। ठीक, सबसे पहला कारक क्या है, ताप। देखिए ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने पर अणुओं की दर बढ़ जाती है। ताप का क्या मतलब है, यहाँ पे जब भी हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी उनमें वृद्धि होने पर क्या होता है, अणुओं की दर बढ़ जाती है। दूसरा कारक हम लोगों का क्या होगा, सांद्रता। तो यहाँ पे अभिकारक सांद्रता बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पहला कारक क्या था, ताप। ताप बढ़ाने से हम लोगों के अणुओं का जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है और वृद्धि होने पर अणुओं की दर बढ़ जाती है। उसी टाइप सांद्रता जो है अभिकारक सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। तीसरा जो कारक होगा हम लोगों का दाब। दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अगला जो हम लोगों का कारक है वो है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते बल्कि अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कारक को समझ लिए। यहाँ पे एक और कारक जो है हम लोगों का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो है ठोस अभिकारक में ठोस क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है।
ठीक है, यहाँ तक सभी समझ में आ गया। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक में उत्पाद के तत्वों की मात्रा बराबर हो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा हम अभिभावक तथा उत्पाद की वास्तविक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्यों संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्यों आवश्यक है? ताकि हम अभिभावक तथा उत्पाद की वास्तविक संख्या प्राप्त कर सके, इसलिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इसका जो आंसर होगा वो है वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ मिलकर वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों अभिक्रियाएं समान हैं किंतु विपरीत स्थितियां दर्शाई जा रही है। इसी कारण वियोजन अभिक्रिया की संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। तो पता चला कि आपको वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ मिलकर वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन में क्या होता है? वियोजन में एकल पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, लेकिन संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दोनों सेम ही है, बस एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, इसका हम लोग समीकरण के रूप में देखें तो देखिए वियोजन अभिक्रिया का जो होगा वो है CaCO3। इसका जब समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पे CaO + CO2 बनेगा। ठीक, वही संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का CaO + CO2 ये जो अभिक्रिया करेगा उसके बाद ये क्या करेगा? CaCO3 का निर्माण करेगा, मतलब एक दूसरे का विपरीत यानी कि उल्टा। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। छः नंबर का जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बन रहा है वो है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अधिक क्रियाशील से तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4 + Zn ये अभिक्रिया करके क्या ZnSO4 + Cu बनाता है। अगला देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों के मध्य आयरनों का प्रदान होता है और नया उत्पाद बनता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NO2SO4 + BaCl2 ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? BaSO4 + 2NaCl। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए, श्वसन में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C6H26 प्लस 6O2, यह जो अभिक्रिया करेगी तब क्या बनाएगी, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग का 8 नंबर जो प्रश्न बनने वाला है वो बनेगा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ वसा युक्त हवा के संपर्क में आकर अपचयित होकर उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर हम लोग का प्रश्न बन रहा है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें और उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला क्या दिया गया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके एनीमिया बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, आपस में जब ऐड करेंगे यानी कि संयोजन करेंगे, तब यहाँ पे हम लोग का जो अभिक्रिया करके रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2NH3। ठीक, यानी कि एनीमिया। समझ में आया। दूसरा जो है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में बदल दूसरा जो होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2H2S प्लस 3O2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे अभिक्रिया करके हम लोग का क्या आएगा, 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है। 3 नंबर जो बन रहा है वो बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 गो एल्युमिनियम SO4 प्लस 2 इसमें हम लोगों का 9 नंबर जो प्रश्न बन रहा है वो, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। जिसमें हम लोग का सबसे पहला क्या बन रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके एनीमिया बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 2NH3 जो आ रहा है वो हम लोगों का क्या, एनीमिया बन रहा है। ठीक, दूसरा जो प्रश्न है इसमें का क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, 2H2S प्लस 3O2 को जब आपस में जोड़ के अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हम लोग का क्या प्राप्त होता है, 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है। तीसरा देखते हैं इसमें का, इसमें का तीसरा जो बन रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो यहाँ पे हम लोग 2Al यानी कि एल्युमिनियम SO4 2 प्लस 3BaCl2 इस सबको आपस में जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या प्राप्त होगा, 2AlCl3 यानी कि
एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक, प्लस 3BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, ठीक। 4 नंबर का जो है इसमें वो है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गैस एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या 2K का मतलब पोटेशियम होता है, ठीक है, प्लस 2H2O, ये दोनों को जब आपस में जोड़ के अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त होगा 2KOH प्लस H2, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर जो हम लोग का प्रश्न बना है, निम्न समीकरण को संतुलित करें। तो निम्न समीकरण को संतुलित करना क्या है, यहाँ पे हम लोग का समीकरण 1 जो दिया गया है वो HNO3 प्लस CaOH, इसको अभिक्रिया करके क्या बनाया गया है CaNO3 2 प्लस H2O। इसका जो आंसर बनने वाला है वो हम लोग का क्या बनेगा, तो 2HNO3 प्लस CaOH2, उसके बाद जो अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे CaNO3 प्लस H2O, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 9 नंबर में जो भी क्या कथन दिया गया था उसको समीकरण में बदले थे, सेम उसी टाइप से हम लोगों का 10 नंबर जो प्रश्न बन रहा है इसमें क्या दिया गया है, इसमें समीकरण दिया गया, ठीक। ये जो है हम लोगों का क्या सभी के सभी समीकरण है, ठीक। इसको क्या करना होता है, संतुलित करना होता है, यानी कि इसको उस फॉर्म में बदलना होता है ताकि वहाँ पे ये संतुलित हो पाए। तो इसका आंसर अच्छे से देख लीजिएगा जो कि कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 11 नंबर जो प्रश्न बन रहा है वो है ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए, ठीक। इसमें हम लोग का पहला क्या दिया गया है, उपचयन और दूसरा अपचयन। तो सबसे पहले हम लोग उपचयन अभिक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ पे होगा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है वो क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग का क्या दिया गया है 2H2 प्लस O2 जो कि समीकरण करके 2H2O बनाएगा, ठीक। वही 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा 2MgO, ठीक। तो उपचयन अभिक्रिया देख लिए। अब देखते हैं अपने अपचयन अभिक्रिया को। तो यहाँ पे हम लोग अपचयन अभिक्रिया की बात करेंगे तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। जैसे 2H2O ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगी 2H2 प्लस O2। वहीं पे अगर 2MgO की बात करें तो यहाँ पे अभिक्रिया करके क्या बनाएगी 2Mg प्लस O2। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक। और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद के रूप में अवक्षेपण का निर्माण करते हैं वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 ये जो अभिक्रिया करेगी आपस में तो वहाँ पे क्या बनाएगी BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का वो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित समझाएं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है।
और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसको भी पूछा जा सके। तो इसको भी एकदम अच्छे से तैयार करके रखिएगा। देखिए, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग तथा ह्रास होता है वह रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, पहला अपचयन और दूसरा उपचयन। जो अभी हम लोग अपचयन और उपचयन देखे हैं, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक, और उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न इसमें बना है वो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, ऐसे जो भी प्रश्न बन रहे हैं ना समीकरण के लिए, उनके लिए इन तत्वों का रासायनिक नाम आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको सभी रासायनिक तत्वों के रासायनिक नाम याद है तो फिर आप ऐसे प्रश्नों को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इन सब को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में समीकरण से ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पूछेगा। अगला प्रश्न जो देखते हैं इसमें का है 15 नंबर प्रश्न है निम्न पदों को वर्णन कीजिए तथा इनके उदाहरण दीजिए। जिसमें हम लोग का सबसे पहला क्या है, संक्षारण, और दूसरा क्या है, विकृत गंधता। तो सबसे पहले संक्षारण को देखते हैं। तो धातुओं का किसी रासायनिक अभिक्रिया या वायुमंडलीय अभिक्रिया द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक, धातु संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस या तेल लगाते हैं, ठीक, दूसरा पेंट करते हैं। ठीक, इस संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं, जो भी धातु होता है उसको पेंट करते हैं, उस पर ग्रीस या तेल लगाते हैं। ठीक, अगला जो इसमें का टॉपिक है वो क्या है, विकृत गंधता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विकृत गंधता। ठीक, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों का अपचयित होकर स्वाद एवं गंध का बदलना विकृत गंधता कहलाता है। उदाहरण के लिए, वसा युक्त खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखने से वह नष्ट हो जाता है और उसका स्वाद गंध में बदल जाता है। ठीक है, तो संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधता क्या होता है, देख लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर बताएं। तो सबसे पहला अंतर जो होगा वो, अगर प्रबल विद्युत की बात करें तो ये जो जलीय विलयन होते हैं पूर्णतः आयकांत हो जाते हैं। ठीक, लेकिन वही दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो ये जो जलीय विलयन होते हैं पूर्णतः आयकांत नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा अगर अंतर की बात करें उसमें प्रबल विद्युत को देखें तो इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक, लेकिन दुर्बल विद्युत में परिवर्तन नहीं होता है। प्रबल विद्युत के उदाहरण में हम लोग क्या HCl, H2, SO4 इत्यादि को ले सकते हैं। वही दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या करेंगे हम लोग, CO, दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम लोग क्या करेंगे, COOH2, CH3, COOH इत्यादि को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर भी देख लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनने वाला है उन सभी को देख लिए। अब इस चैप्टर में जो भी समीकरण आते हैं उनका रासायनिक नाम और उनके संकेत याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसकी सहायता से आप किसी भी समीकरण को आसानी से बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग हर एक को एक एक करके देख लेते हैं।
जैसे हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, H से। वही पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम को K से, क्लोरीन को Cl से, कार्बन को C से, जिंक को Zn से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से, बैरियम को Ba से, आयोडीन को I से, चूना पत्थर को CaCO3 से, बुझा हुआ चूना COCOH, बुझा हुआ चूना COOH2, नाइट्रोजन को N, एल्यूमिनियम को Al, ऑक्सीजन O, कॉपर Cu, क्लोराइड Cl2, मैग्नीशियम Mg, ब्रोमाइड Brz, ब्रोमीन Br, जल को H2O, बुझा हुआ चूना CaO, नाइट्रेट को NO3। आगे देखते हैं। अमोनिया की बात करें तो 2NH3, लोहा Fe, कार्बोनेट CO3, आयरन Fe2, आर्गन Ag, बोरिन Br, निकिल Ni, कैल्शियम Ca, मरकरी या पारा Hg, जंग Fe2O3 इंटू H2O। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, सिल्वर की बात करें Ag, लेड Pb, सल्फर SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हीलियम He, फास्फोरस F, कॉपर CO, सल्फेट SO4, गोल्ड Au, सिलिकॉन Si। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ तत्व देखे जिसका क्या रासायनिक नाम और रासायनिक संकेत जो भी है उसको हम लोग देख लिए। इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करके रखना ताकि आपके जो भी पेपर में समीकरण बनाने वाला आए उसमें आप इसकी कमी के वजह से छोड़ ना पाए। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों का जो भी टॉपिक है वो लगभग क्लियर है। आगे जो कुछ प्रश्न दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो कि आपको देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 7। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है। ठीक, 7 से कम जो भी पीएच मान वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और 7 से ज़्यादा का जो भी पीएच मान वाला होता है उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। इसको अच्छे से याद करके रखना। दूसरा जो प्रश्न है इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, लोहे में जंग लगना क्या चीज़ का उदाहरण है। तो अभी आपको बताया लोहा में जब भी जंग लगता है तो उसका क्या नष्ट हो जाता है वो, यानी कि उसका संक्षारण हो जाता है। ठीक, तो उसका आंसर क्या होगा, संक्षारण। तीसरा जो प्रश्न बनेगा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा युक्त होती है, वे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा जो प्रश्न बनेगा इसमें वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। 4 नंबर है अभिक्रिया दर की इकाई जो होती है उसको क्या चीज़ में मापते हैं, तो देखिए मोल लीटर सेकेंड। ठीक है, अभिक्रिया की दर जो होता है वो हम लोग मोल में भी मापते हैं, लीटर में भी मापते हैं और सेकेंड में भी मापते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन धीमी गति का उदाहरण है।
तो इसका आंसर होगा लोहे में जंग लगना मंद रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, अगला जो है 6 नंबर, श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 7 नंबर प्रश्न जो बनता है वो है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? तो CaO। ठीक, अगला प्रश्न है चूने का बुझना कि कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? तो यहाँ पे होगा हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है? यहाँ पे आंसर होगा हम लोग का उत्क्रमणीय। ठीक, अगला प्रश्न है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश का अवशोषण होता है उसे हम लोग फोटोग्राफी अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जल का विद्युत अपघटन कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 जो कि चूना पत्थर है। ठीक, 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे हम लोग का बनता है वो है मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया होगी तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का सबसे पहला चैप्टर। इसमें से जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाला था उन सभी को देख लिए। ये जो प्रश्न है आपके सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सके। तो एकदम अच्छे से इन सभी प्रश्नों को तैयार करके रख लीजिएगा ताकि आपके पेपर में कोई भी प्रॉब्लम आपसे ना हो। ठीक, तो आइए अब देखते हैं अपने अगले चैप्टर को। अब यहाँ से हम लोग अपने दूसरे चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें जो हम लोग का सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है वो है अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए अथवा अम्ल व क्षारक की विशेषताएं लिखिए। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अंतर देखेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे सबसे पहला अंतर होगा कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, वही क्षारक जो होता है वो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल जो होता है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा जो हम लोग का अंतर होगा यहाँ पे, तो देखिए अम्ल जो होता है क्षार को उदासीन करते हैं, लेकिन क्षारक जो होते हैं वो अम्ल को उदासीन करते हैं। ठीक, अगला जो हम लोगों का अंतर बनने वाला है वो अम्ल को छूने पर चिकने नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन क्षारक को छूने पर चिकने होते हैं। अगला है अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक, लेकिन क्षारक जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो अम्ल में हम लोग का HCl हो जाएगा, वही क्षारक में हम लोग का NaOH हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा हम लोग का अम्ल और क्षारक में अंतर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखने चाहिए? इसका क्या कारण है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। यह धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं और वह धातु संक्षारण हो जाती है। इसी कारण से पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो इसका आंसर जो बनेगा, जल में घुलने पर अम्ल द्विघटित होकर आयरनों का निर्माण करता है और यह आयत विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, जैसे HCl प्लस H2O अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, H3O प्लस Cl। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न इसमें पूछा जाता है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग क्यों नहीं बदलता है? तो इसका जो आंसर होगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजित होकर आयन नहीं देता है, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाता है। ठीक, अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण बताएं। तो देखिए, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे Cu प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करेगी तो CuSO4 प्लस H2O बनाएगी। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें कुछ टॉपिक है जो कि जब कॉपर धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे CaCO3 प्लस 2HCl जब अभिक्रिया करेंगे तो वहाँ पे CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। ठीक, तो अगला जो प्रश्न हम लोग का बन रहा है वो है, अम्ल को तनुकृत 6 नंबर प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशिक करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल के अम्ल में। ठीक, तो ये इसका जो आंसर होगा वो जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते ही तो इसका आंसर होगा, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक, जल से सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को धीरे धीरे तथा जल की लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अम्ल में जल पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण मिश्रण हल्का कर बाहर आ जाता है तथा व्यक्ति जल सकता है और अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण पात्र में टूट सकता है। ठीक, तो ये रहा हम लोगों का क्या, अम्ल के तनु करते समय यह के आवश्यक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन अम्ल के विलयन को अनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाता है? तो इसका आंसर होगा, जल की अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है और विलयन अधिक तनु हो जाता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है,
H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा जैसा जैसे हम हाइड्रोजन आयन का सान बढ़ता जाता है विलयन उतना ही अधिक होता जाता है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, सूत्र बनाने की विधि एवं उपयोग को लिखिए। तो इसका आंसर होगा प्रचलित नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड होता है, ठीक, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसके बनाने की विधि की बात करें तो देखिए बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर विरंजक चूर्ण बन जाता है। उदाहरण जैसे CaOH2 + Cl2 जब अभिक्रिया कर लेगा तब क्या बनेगा? CaOCl2 + H2O, ठीक। इसके उपयोग की बात किया जाए तो इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में होता है, रोगाणु नामक और वृत्तिनाशक के रूप में भी होता है। इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहला क्या उपयोग होगा इसका? जल को शुद्ध करने में किया जाता है। दूसरा जो होगा रोगाणु नाशक और कृंतकनाशक के रूप में भी होता है। तीसरा जो है कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी बनाने में होता है। अगला जो है ऊन की सुकरान राहत बनाने में होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम एवं सूत्र बनाने की विधि एवं उनके उपयोग को लिखें। तो यहाँ पे हम लोगों का अगला जो प्रश्न है वो है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? तो इसका उत्तर जो होगा वो आश्रित जल आयनों में विघटित नहीं होता है क्योंकि इसमें लवण नहीं पाए जाते हैं, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है जो कार्बनिक अम्ल बनाती है और यह अम्ल विघटित हो जाती है, अतः इसमें विद्युत का चालन करता है, ठीक। अगला प्रश्न जो है वो होगा ताजे दूध का pH मान 6 होता है, वही दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए आंसर जो होगा इसका ताजे दूध का pH मान 6 होता है, ठीक। तो दही बन जाने पर इसमें प्रबल अम्ल उत्पन्न होता है, अतः इसका pH मान 6 से कम होगा, ठीक। पता है कि 7 जो होता है हम लोग का उदासीन pH मान का वैल्यू होता है, ठीक। और उससे कम जो होता है वो होता है हम लोग का अम्लीय, और उससे जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अवरोधी बर्तन से क्यों रखा जाता चाहिए? अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस को अवरोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल अवशोषित कर लेता है तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अवरोधी बर्तन से तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल अवशोषित कर लेता है तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अवरोधी बर्तन में रखा जाए तो संपूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है तो यहाँ पे सबसे पहला, ताजे दूध के पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों नहीं बना होता है। दूसरा, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, सबसे पहला बेकिंग सोडा जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, अतः इसे दूध में मिलाने पर दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। ठीक। दूसरा जो है, दूध को दही बनाने में अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए दूध को दही बनाने में अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर उदासीन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। जैसे NaOH प्लस Cl2 अभिक्रिया करके क्या NaCl प्लस H2O बनाएंगे। ठीक। वही दूसरा बात करें तो यहाँ पे 2NaOH प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके क्या NO2SO4 प्लस 2H2O बनाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा में दो उपयोग बताएं। ठीक। तो देखिए धोने का सोडा जो होता है अपमार्जक के रूप में होता है, जिसे हम लोग कपड़ा उद्योग में, कांच, प्लास्टिक, सोडा, साबुन इत्यादि बनाने में यूज करते हैं। ठीक। वही बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, पेट की अम्लीयता दूर करने में होता है, वही झागदार शीतल पेय बनाने में होता है। ठीक। अगला प्रश्न जो है वो है, बेकिंग सोडा का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, सूत्र बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का जो प्रचलित नाम होता है वो क्या है, खाने का सोडा। इसे हम लोग खाने का सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक। अगर इसका रासायनिक नाम के बारे में पूछें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। सूत्र की बात करें तो NaHCO3। ठीक। वही अगर इसके बनाने की विधि की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का NO2CO3 प्लस H2O प्लस CO3 तीनों को आपस में मिलाकर अभिक्रिया जब करेंगे तब हम लोग का क्या होगा, 2NaHCO3 प्राप्त होगा। ठीक। जिसमें सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर जो प्रश्न इसमें से पूछा जाता है वो, क्या होगा जब केक बनाने में ब्रेड बनाने पर बेकिंग सोडा नहीं मिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, जब हम केक या ब्रेड बनाने में बेकिंग सोडा नहीं मिलाते हैं तो केक का आकार छोटा तथा कठोर हो जाता है। ठीक। तो बेकिंग सोडा हम लोग क्या करता है, कोई भी केक होता है चाहे किसी भी चीज़, देखिए बेकिंग सोडा जो होता है फुलाने का काम करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 19 नंबर जो प्रश्न बना, बुझा हुआ चूना एवं कली का चूना का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, सूत्र बनाने की विधि एवं उपयोग को लिखें। तो यहाँ पे हम लोग अगर बुझा हुआ चूना का प्रचलित नाम की बात करें तो ये बुझा हुआ चूना ही रहता है। ठीक। लेकिन इसका रासायनिक नाम बोले तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक। अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र हम लोग का यहाँ पे क्या बनेगा, CaO। वहीं पे इसके बनाने की अगर विधि की बात करें तो CaCO3, जिसे हम लोग क्या 1000 डिग्री सेल्सियस पे
जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का CaO प्लस CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, जब चूना पत्थर को 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। ठीक है, अगर इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग में सबसे पहला दीवारों पर सफ़ेदी करने में होता है। ठीक, दूसरा उपयोग कांच सीमेंट आदि बनाने में होता है, तीसरा विरंजक चूर्ण बनाने में होता है, और चौथा मृदा की अम्लीयता दूर करने में होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जिप्सम की बात करें तो देखिए, जिप्सम फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, जैसे CaSO4 2H2O को हम लोग क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का CaSO4 1/2H2O यानी कि हाफ H2O प्लस 1/2H2O प्लस हाफ H2O ठीक बनता है। ये जो है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों का अगला जो प्रश्न है वो क्या होता है जब विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, जब विरंजक चूर्ण को वायु में खुला रखा जाता है तो इसकी क्रिया शीतल धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित CO2 से क्रिया करके चूना पत्थर बना देता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है, जैसे CaOCl2 प्लस CO2। ठीक, यह जब अभिक्रिया करेगा सब तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaCO3 प्लस Cl2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रुकवा रजिया क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका मिश्रण रुकवा रजिया कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या होगा जब यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय ताप को नियंत्रण न किया जाए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय ताप को नियंत्रित न किया जाए तो संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है और आजल कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसे मृत तपित प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर से हम लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है उन सबको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एक घोल का pH मान यदि 4 है तो वह क्या होगा। तो देखिए 4 जो है 7 से कम है तो वहाँ पे ये अम्लीय होगा, वही अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा यानी कि 8 9 जो भी होगा वहाँ पे क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, नींबू के रस की प्रकृति क्या होती है। तो नींबू का रस जो होता है अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग का OH आयन प्राप्त होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, संतरा कैसा अम्ल होता है। तो वहाँ संतरा जो है हम लोग का खट्टा यानी कि साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा जाता है इसमें, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग का विरंजक चूर्ण का यूज होता है। ठीक, अगला है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है। तो POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्वे के नाम से जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न इसमें पूछा जाता है, ऑजल सोडियम कार्बोनेट क्या है। तो ये एक प्रकार का सोडा क्षार है। ठीक, अगला प्रश्न है इसमें,
वाटर ग्लास कहलाता है। तो वाटर ग्लास क्या कहलाता है? तो सोडियम सिलिकेट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लीयता से पीड़ित हो तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? यहाँ पे बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक, बेकिंग सोडा का विलयन यानी कि बेकिंग सोडा घोला हुआ पानी उसको पिलाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, पीएच स्केल पैमाना किसने प्रतिपादित किया? तो पीएच स्केल पैमाना का खोज किसने किया था? सोरेंस ने। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऑक्साइड किसकी प्रकृति होती है? तो ये अम्लीयता की प्रकृति होती है। ठीक है, इसमें और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछा जाता है सबसे है इसमें लिटमस विलयन कैसे पौधे से निकाला जाता है? तो लीचेन लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति की होते हैं? तो ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मिलान करने वाला जो है